वस्त्र के रूप में भयानक ठंड से बचने के लिए एस्किमो मुख्यतः कैरिबाऊ और सील के चमड़े से वस्त्र बनाते हैं। कैरिबाऊ का चमड़ा सील के चमड़े से अधिक गर्म और हल्का होने के कारण बेहतर माना जाता है। जिन स्थानों पर कैरिबाऊ नहीं मिलता वहां ध्रुवीय भालू के समूर से वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्रों को मुख्यतः महिलाएं बनाती हैं। सिलाई के लिए पशुओं की हड्डियों की सुई और खाल के धागे का प्रयोग किया जाता है। पुरुषों और स्त्रियों के वस्त्रों में कोई खास अंतर नहीं होता। पुरुष अपने बदन पर आधुनिक ऊन जर्सी जैसे बाहादार वस्त्र पहनते हैं जो खाल को उलटकर बनाया जाता है, जिसे तिमियाक कहते हैं। तिमियाक के ऊपर एक और कपड़ा पहना जाता है जिसे ओढ़नाक और नाक कहते हैं। तिमियाक में एक टोपीनुमा पुछल्ला होता है जिसे टोपी की तरह पहना जाता है। इनका पाजामा भी सील की खाल का बना होता है। यह पैरों में कामिक नामक जूते पहनते हैं जो सील की खाल से बने होते हैं। माताएं एक विशिष्ट प्रकार के वस्त्र धारण करती हैं जिसे उमाउथ कहते हैं। इस वस्त्र के पीठ पर एक थैलेनुमा जेब होती है जिसमें छोटे बच्चे को सुरक्षित रखकर कामकाज किया जाता है। इनके निवास स्थानों के चर्चा करते हुए हम यह जानते हैं कि टुंड्रा प्रदेश में साल भर पड़ने वाली भयानक ठंड, मिट्टी, पानी और लकड़ी का अभाव तथा आदिवासियों के घुमक्कड़ी जीवन के कारण पक्के और स्थायी घरों का निर्माण नहीं किया जा सकता। अतः ये लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री, हड्डी, पत्थर, खाल और बर्फ से अपने घर बनाते हैं। एस्किमो के ग्रीष्म ऋतु तथा शीत ऋतु के मकान अलग अलग प्रकार के होते हैं। ग्रीष्मकालीन मकान चमड़े के ऐसे तंबुओं को स्कूपिक कहते हैं। ऐसे तंबुओं को 50-60 सीलों की खालों को मिलाकर सिलकर तैयार किया जाता है। हिमपात और बर्फीले तूफानों से ऐसे तंबू नष्ट हो जाते हैं। अतः जाड़ा आते ही एस्किमो इन डेरों या शिविरों को छोड़ देते हैं। शीतकालीन मकान बर्फ से बने घर होते हैं जिन्हें इग्लू कहते हैं। इग्लू का आकार वृत्ताकार होता है जिसमें भीतर की ओर झुके हुए एक गुंबदाकार ढांचा तैयार किया जाता है। गुंबद की चोटी को हिमखंड से ढक दिया जाता है। बर्फ की सिलियां या ब्लॉकों के बीच की दरारों को कुटी हुई बर्फ द्वारा भर दिया जाता है। बर्फ से बने इस ढांचे के भीतर पशुओं की खाल को अस्तर के रूप में मंड दिया जाता है। बर्फ की दीवार और खाल के अस्तर के बीच थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है जिसमें उपस्थित हवा की परत थर्मस फ्लास्क की भांति काम करती है और गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। बर्फ की छत पर आर पार बनाकर एक छोटा सा छिद्र क्रॉस वेंटिलेशन के काम के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार खाल के खोल के नीचे तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। फिर भी बाहर की बर्फीली दीवारें नहीं पिघलती क्योंकि बर्फ की दीवार और खाल के बीच में भरी ठंडी उष्मा के अवरोधक का काम करती है। इग्लू का में एक छोटा सा ही द्वार होता है जिसमें लेट कर या रेंग कर जाया जा सकता है। इस सुरंग नुमा द्वार को भी बर्फ से ढक दिया जाता है। एक बड़े इग्लू का व्यास 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर होती है। इसे बनाने में 1 से 2 दिन लगते हैं। छोटे और अस्थायी इग्लू को 2 घंटों में बनाया जा सकता है। जब कई परिवार एक साथ रहना चाहते हैं तो कई इग्लुओं को आपस में जोड़कर एक बड़ा इग्लू बना दिया जाता है। यातायात के साधनों में मुख्य रूप से एस्किमो स्लेज का प्रयोग करते हैं। स्लेज बिना पहियों वाली एक गाड़ी होती है। यह गाड़ी मुख्यतः वेल की हड्डी या लकड़ी से बनी होती है। इन गाड़ियों को हष्ट-पुष्ट और शक्तिशाली कुत्ते खींचते हैं। कयाक एक जलरोधी वाटर टाइट नाव होती है जिसका प्रयोग एस्किमो गर्मियों में खुले जल में शिकार के लिए करते हैं। यह भी वेल की हड्डी या लकड़ी के ढांचे से बनी होती है। इस पर सील मछली की खाल मंड दी जाती है। केवल बीच में एक अंडाकार छेद बिना मड़े छोड़ दिया जाता है। इसमें केवल एक शिकारी बैठ सकता है और एक कयाक की लंबाई 6 मीटर होती है। उमियाक अपेक्षाकृत बड़ी और चौड़ी नाव होती है जो अलास्का और ग्रीनलैंड में बने बड़े जंतुओं विशेषतः व्हील के शिकार के लिए
प्रयुक्त की जाती है। उमियाक भी हड्डी या लकड़ी के ढांचे पर खाल मंडकर बनाई जाती है। एस्किमो का पितृवंशीय समाज है जिसमें सबसे अधिक आयु वाले व्यक्ति को समूह का मुखिया माना जाता है। मुखिया निम्नलिखित कर्तव्य निभाता है। वह परिवार के निवास तथा आखेट का स्थान का चुनाव करता है तथा समुचित निर्देश देता है। एस्किमो शिकार से प्राप्त सामग्री को मुखिया को सौंप दिया जाता है जिसका वो बंटवारा करता है। एस्किमो का प्रमुख व्यवसाय शिकार होने के कारण युवाओं को विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े जानवरों का शिकार करने का कठिन परीक्षण भी दिया जाता है। उत्सव और खेल प्रिय ये लोग सरल प्रकृति के होते हैं। ये प्राय युद्ध, चोरी और लूट आदि से अनभिज्ञ होते हैं। इनके समाज में एक विवाह की प्रथा है। ये लोग जादू टोना, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। जादूगर इनके समाज का अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति होता है। इनकी धारणा है कि समुद्र में रहने वाली सेदना नामक एक देवी जीवों और उनके भाग्यों को नियंत्रित करती है। समुद्र देवी का रुष्ट होना हानिकारक माना जाता है। एस्किमो पिछड़े हुए और जाहिल किस्म के लोग होते हैं। ये जीवन में शायद ही कभी नहाते हैं। इन्होंने कपड़े धोना तो सीखा ही नहीं। कपड़ों के फटने पर उसे तन से उतार दिया जाता है। गंदा होने के कारण इनकी आयु कम होती है। कला कौशल के अंतर्गत ये अत्यंत दक्ष होते हैं। इसका प्रमाण इनके द्वारा बनाए गए इग्लू, पत्थर की केतली, चमड़े की मड़िया, तंतुओं के धागे, हड्डियों की सुई इत्यादि वस्तुएं हैं। पर्यावरण से समायोजन की इनकी दक्षता अनोखी है। एस्किमो के निवास क्षेत्र से अधिक विषम और प्रतिकूल भौतिक दशाओं वाला शायद ही दुनिया में कोई और क्षेत्र होगा। एस्किमो विश्व की सबसे क्रूर और कठोर दशाओं में पिछले 10,000 वर्षों से रहते आ रहे हैं और पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके रहने का इससे बढ़िया उदाहरण दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। इनका भोजन, इनका घर, उपकरण, यातायात के साधन आदि सभी प्राकृतिक पर्यावरण से विशिष्ट रूप के प्रकार के अनुकूलन के ही परिणाम है। इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है कि आधुनिक अमेरिकी और यूरोपीय वैज्ञानिक जब आर्कटिक या अंटार्कटिक क्षेत्रों की खोज करने लगते हैं तो वो एस्किमो के कपड़े पहनते हैं। टुंड्रा प्रदेशों में एस्किमो का पर्यावरण द्वारा नियंत्रित जीवन पर्यावरण नियतिवाद का उत्कर्ष उदाहरण है। परंतु पिछले 5 दशकों में श्वेत लोगों के संपर्क में आने से इन लोगों के जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। श्वेत लोगों के एस्किमो निवास क्षेत्र में पहुंचने पर इन आदिवासियों पर आपदा आ पड़ी है। इन लोगों के शरीर में चेचक और खसरा जैसी छूत की बीमारियों के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो पाई थी। परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में एस्किमो इस बीमारी की चपेट में आकर मर गए। बचे हुए लोग इन अवश्यम भावी परिवर्तनों के साथ अनुकूलन करने लगे हैं। विकसित देशों में श्वेत लोमड़ी की खाल की ऊंची दामों पर मांग के कारण व्यापार इन लोगों के पास चला गया है। इनमें से अधिक एस्किमो फंदेबाजी, ट्रैपिंग के व्यवसाय में कूद पड़े हैं। इस प्रकार प्राप्त धन और परामर्श से कई एस्किमो मोटर बोट खरीदकर व्यापार केंद्रों तक खालें और मांस ले जाते हैं। पश्चिमी कनाडा और अलास्का में सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोलियम और यूरेनियम आदि खनिजों का खनन प्रारंभ हो गया है। कृषि के लिए अनुकूल जलवायु न होने के कारण यहाँ स्थापित कृषि अनुसंधान केंद्रों में वैज्ञानिक ऐसे बीज विकसित करने में सफल हो गए हैं जो भयानक ठंड में भी प्रफुल्लित हो जाते हैं। अतः इन केंद्रों के निकट रहने वाले एस्किमो हरित ग्रहों में इन बीजों से सब्जियां उगाने लगे हैं। उत्तरी ध्रुव व्रत यानी 67.5 डिग्री उत्तर से परे विश्व की प्राचीनतम एस्किमो और नवीनतम अमेरिकी सभ्यताओं के मिलन ने इन आदिवासियों के दैनिक जीवन को भी सुगम बना दिया है। अब ये लोग शिकार के लिए बंदूक, हड्डी की सुई के स्थान पर इस्पात की सुई, आग जलाने के लिए माचिस तथा कच्चे मांस के स्थान पर डब्बाबंद मांस और भोजन खाने लगे हैं। अब इनकी स्लेज गाड़ी में इस्पात के पुर्जे का भी प्रयोग होने लगा है। इन लोगों का पत्थर युग से इस्पात युग में पदार्पण हो गया है। सील की चर्बी जलाने के लिए ये लोग अब मिट्टी के तेल के दिए और स्टोव का प्रयोग करने लगे हैं। और अंत में मछुआरे एस्किमो अब सहकारी संस्थाओं का निर्माण कर मत्स्य उत्पादों को इसके माध्यम से बेचते हैं। समूर व मछली के व्यापार से प्राप्त होने वाली आमदनी से अब ये लोग दक्षिणी शहरों में जाकर चाय, आटा, नमक, तेल, चीनी, बंदूक, कारतूस और दवाइयां तक खरीदने लगे।